हेलो दोस्तों, आज से आप लोग का ना एनआर स्टडी सेंटर के चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का महा मैराथन क्लास चलेगा, जिसमें आप लोग का फिजिक्स का 6 वीडियो, केमिस्ट्री का 6 वीडियो और बायोलॉजी का 6 वीडियो रहेगा। और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में जितना प्रश्न आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और आप लोग वीडियो को पूरा रेगुलर देखिएगा। मात्र आप लोग का ना 6 वीडियो तीनों विषय में चलेगा और आप लोग को गारंटी है आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना, सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें आप लोग का पूरा पीडीएफ मिलता रहेगा। तो आप लोग अभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, केमिस्ट्री का आप लोग पहला वीडियो देखिएगा, महा मैराथन का। पहला क्वेश्चन है ना, षटकी दोष क्या है? षटकी दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, इसी दोष को षटकी दोष कहा जाता है। देखिए, षटकी दोष में क्या होता है ना, जो अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर गायब हो जाते हैं, तो इसी दोष को षटकी दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष क्या है? इस दोष में अव्ययी कण अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। देखिए, फ्रैंकल दोष में होता है ना, जो अव्ययी कण होते हैं ना, अपने जालक बिंदु को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे में आप लोग नीचे फिगर में देखिएगा, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, जो अव्ययी कण होते हैं ना, अंतरकाशी स्थान यानी खाली स्थान में चल जाते हैं, इसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। और षटकी दोष क्या होता है, अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अव्ययी कण नहीं है, मतलब कि यहाँ से गायब हो गया, तो इसको षटकी दोष बोला जाता है। और फ्रैंकल दोष का होता है, जो अव्ययी कण होते हैं ना, वह अंतरकाशी स्थान में चल जाते हैं, तो इसको फ्रैंकल दोष कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी यही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ना, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कॉपर के 2 अयस्क लिखे। कॉपर के 2 अयस्क लिखे। तो देखिए, कॉपर के निम्नलिखित अयस्क है, तो मात्र आप लोग के एग्जाम में 2 अयस्क का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग दोनों अयस्क का नाम याद रखिएगा। पहला आप लोग लिखिएगा कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2, CuFeS2। दूसरा आप लोग लिखिएगा क्यूपराइट, दूसरा का लिखिएगा क्यूपराइट, जिसका सूत्र होता है Cu2O, Cu2O। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है ना, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल क्या है? वे अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित होता है, उसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। देखिए, वैसा अम्ल जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह उपस्थित होता है, उसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अमीनो अम्ल में ना कार्बोक्सिलिक समूह और एमीन समूह दोनों उपस्थित रहता है, इसी को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ना, फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो आप लोग लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। देखिए, फैराडे के ना विद्युत अपघटन का जो प्रथम नियम होता है ना, इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, इसी को फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फैराडे का जो प्रथम नियम और दूसरा नियम होता है ना, आपके एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है? क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस क्या है? देखिए, आपके एग्जाम में ना क्रिस्टलीय ठोस पूछेगा या रवादार ठोस पूछेगा, दोनों का मतलब सेम हुआ। क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस कहा जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसका परिभाषा आप लोग देखिएगा, वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा ठोस जिसके अव्ययी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, NaCl हो गया, KCl हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, ETC हो गया। इसका जो अव्ययी कण होता है ना, यह एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं, इसीलिए इसको क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है। अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस क्या है। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसी को अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, इसके जो अवयवी कण होते हैं ना निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अक्रिस्टलीय या बेरवादार ठोस कहा जाता है। तो आप लोग चारों ना एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कांच क्या है तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस है, रबर क्या है तो रबर भी अक्रिस्टलीय है, प्लास्टिक क्या है तो अक्रिस्टलीय, और ग्लास क्या है तो अक्रिस्टलीय। अगला क्वेश्चन है ना 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिंदु दोष क्या है। बिंदु दोष क्या है। क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। देखिए क्रिस्टल जालक होते हैं ना अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे जो दोष उत्पन्न होता है ना उसी को बिंदु दोष कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्रिस्टल जालक अपने निश्चित स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चल जाते हैं तो इससे उत्पन्न दोष को ही बिंदु दोष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा समन्वय संख्या क्या है। समन्वय संख्या क्या है। किसी क्रिस्टल में किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट कोणों की संख्या को समन्वय संख्या कहा जाता है। किसी क्रिस्टल में किसी कोण को घेरने वाला सबसे निकट जो कोण की संख्या होता है ना उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। समन्वय संख्या किसे कहा जाता है तो जैसे यह क्रिस्टल हो गया, इसमें कोई कण हो गया तो इसको घेरने वाला जो सबसे निकट कोण की संख्या होता है ना उसी को समन्वय संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखे। तो अभी आप लोग को बताए इस नियम के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड से मुक्त किसी पदार्थ की मात्रा प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है, इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है ना, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसे आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। देखिए आवश्यक अमीनो अम्ल वे अम्ल होते हैं जो शरीर में संश्लेषित करने में असमर्थ हो जाते हैं, उसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। मतलब कि यह शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, मतलब इसको करने में असमर्थ हो जाते हैं, सक्षम नहीं रहते हैं, इसी को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एनिलीन HCl में घुलनशील होता है क्यों। एनिलीन है ना वह HCl में घुलनशील होता है क्यों। देखिए एनिलीन क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट का निर्माण करता है। एनिलीन क्या होता है तो क्षारीय प्राकृतिक होने के कारण यह अम्ल HCl में घुलकर सॉल्ट यानी लवण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है ना 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा के 2 अयस्क लिखे। लोहा के 2 अयस्क लिखना है। तो देखिए लोहा के निम्नलिखित अयस्क होता है, पहला आप लोग लिखिएगा हेमेटाइट और दूसरा लिखिएगा मैग्नेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 Fe2O3 और हेमेटाइट का सूत्र देखिए हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है Fe3O4। अगला क्वेश्चन है ना 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट चालकता क्या है। विशिष्ट चालकता क्या है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम यानी अपोजिट। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देखिए कोई पदार्थ हो गया तो उसके एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है ना उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। किसी पदार्थ के एकांक लंबाई और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ना
16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है आरएनए और डीएनए में अंतर लिखे। आरएनए और डीएनए में अंतर लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, देखिए अंतर जब भी लिखना हो एग्जाम में ना, तो आप लोग सेम ऐसे ही लिखिएगा, एक बगल आरएनए लिखिएगा और दूसरा बगल डीएनए लिखिएगा। आरएनए में पहला अंतर लिखिएगा, यह एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, तो एक कुंडलित होता है, और डीएनए क्या होता है, तो द्विकुंडलित होता है। डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। आरएनए कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो अणुसूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो अणुसूत्र में पाया जाता है। आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। आरएनए किस चीज़ से बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। और डीएनए किससे बने होते हैं, तो यह भी न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डीएनए भी किससे बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है ना 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ड्रॉ रागी तथा ड्रॉ विरागी में अंतर लिखे। देखिए आप लोग को ना अंतर जब भी लिखना हो तो एक बगल ड्रॉ रागी और दूसरा बगल ड्रॉ विरागी। ड्रॉ रागी को इंग्लिश में लायोफिलिक बोला जाता है और ड्रॉ विरागी को इंग्लिश में लायोफोबिक बोला जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी इंग्लिश में भी नाम पूछ देता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक में अंतर लिखे। तो आप लोग समझ जाइएगा, लायोफिलिक को ड्रॉ रागी और लायोफोबिक को ड्रॉ विरागी कहा जाता है। तो आप लोग अंतर लिखिएगा। सबसे पहला अंतर इसमें लिखिएगा, इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं। इसमें बड़े बड़े अणु कण के रूप में होते हैं और इसमें छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं। ड्रॉ विरागी में क्या होता है, छोटे छोटे अणु कण के रूप में होते हैं। यह अधिक अस्थायी होता है। ड्रॉ रागी क्या होता है, तो अधिक अस्थायी होता है। और ड्रॉ विरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। ड्रॉ विरागी क्या होता है, कम अस्थायी होता है। और इसमें आवेश की मात्रा शून्य यानी जीरो होती है। इसमें आवेश की मात्रा क्या होती है, शून्य होती है। शून्य का मतलब जीरो होती है। और इसमें आवेश की मात्रा प्लस या माइनस होती है। आवेश की मात्रा क्या होती है, प्लस या माइनस होती है। अगला क्वेश्चन है ना 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव होता है। देखिए ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। ताप जितना ही अधिक रहेगा अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना तेजी से होता है। और इसमें ना हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है ना वह दुगुना हो जाता है। हर 10 डिग्री ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वह दुगुना हो जाता है। तो इस वीडियो में टोटल आप लोग 18 को क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। केमिस्ट्री का मात्र आप लोग का 6 वीडियो, फिजिक्स का 6 वीडियो और बायोलॉजी का 6 गो वीडियो रहेगा महा मैराथन क्लास का। और आप लोग को गारंटी है ना, आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे ना सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टाइम पर मिलता रहे। और वीडियो को आप लोग ना पूरा देखिएगा और इसका PDF आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, आप लोग का PDF उसमें 100% है कि मिलेगा।